अस्सलाम वालेकुम। हम आज एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर आज हम बात करेंगे ड्रग्स की जो डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती हैं, यानी ड्रग्स फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको उस चैप्टर में दिया गया क्लासिफिकेशन चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट पहले आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चैप्टर के बारे में, यानी फिज़ोलॉजी एंड पैथोफिज़ोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द फार्माकोलॉजी। अब अगर हम बात करें पेंक्रियाज के बारे में, पेंक्रियाज इज़ अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर हम पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो उसमें सेल्स होते हैं इजलेट्स ऑफ लिंगरहान, और उनमें 3 तरह की मेजर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल्स आपके ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन और अमाइलिन को सिक्रेट करते हैं, और डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन को सिक्रेट करते हैं। अब इंसुलिन के बारे में इस लेवल तक आपको पता होगा कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का अपटेक करवाती है, उसको यूज़ करवाती है, और साथ में ग्लूकोज की स्टोरेज करवाती है। इसलिए इन 3 कामों से क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, यानी जो प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसनट्रेशन है, वो बेसिकली कम हो जाती है। ठीक है, यानी इंसुलिन का काम जो है वो आपकी ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाना है, जबकि एक और हार्मोन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? उसका काम ये है कि उसने जो है वो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, यानी उसने जो है वो जो लीवर के अंदर, आपके लीवर के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर हुआ पड़ा है, उस ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करवा के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज़ करवाना है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब। तो इंसुलिन ने क्या करवाना है, इंसुलिन क्या करेगी, जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, आपके सेल्स को बोलेगी, बॉडी के स्केलेटल मसल सेल्स को और आपके जो लीवर के सेल्स हैं इनको बोलेगी कि आप भाई आप ग्लूकोज को लें, यानी ग्लूकोज को कम करवाएगी फ्रॉम ब्लड, और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाएगा। अब अगर डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, या तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो कम होती है, यानी कि प्रॉपर इंसुलिन बनती ही आपकी बॉडी में नहीं है, यानी कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर किस्म का, या तो आपकी जो इंसुलिन की एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं होती, यानी या आपके रिसेप्टर्स काम नहीं करते, या जो अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, यानी ये हमारे पास क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो गया। यानी डायबिटीज़ 2 वजूहात से हो सकती हैं, यानी देयर कैन बी 2 मेजर डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर तो इंसुलिन नहीं बनेगी वो होगा, और दूसरा वो होगा जिसमें इंसुलिन तो बनेगी लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, या वो रिसेप्टर्स के ऊपर प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगी। तो ये 2 तरह की डायबिटीज़ मतलब कि हम बात करेंगे आगे जाके। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, इसमें होगा हमारे पास ये कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। ब्लड ग्लूकोज के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और सेल्स के अंदर आपकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स इंसुलिन की मौजूदगी के बगैर जो है वो ग्लूकोज को इनटेक नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे आपके स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है जनाब। अब अगर हम इंसुलिन के बारे में तो आपको इतना मैंने बता दिया। अब इंसुलिन कब रिलीज़ होती है, वी टॉक अबाउट सिक्रेशन इंसुलिन की। अब आपने जो है वो खाना खाया, आपने मील ली। बेसिकली इंसुलिन की 2 तरह की सिक्रेशंस होती हैं। एक तो होती है बेसल सिक्रेशन, वो हर वक्त थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता रहता है। ठीक है। और दूसरी होती है, आपने मील खाई तो मील खाने के बाद क्या होती है, आपकी इंसुलिन की सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं मील स्टिमुलेटेड इंसुलिन सिक्रेशन। और दूसरा एक होता है बेसल कंपोनेंट, जो नेचुरली आपकी बॉडी में इंसुलिन हर वक्त रिलीज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है जनाब। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। आपने जो है वो मील खाया, मील खाने के बाद जो है वो पर 10 ग्राम ऑफ योर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 यूनिट इंसुलिन का रिलीज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा बेसल सिक्रेशन होती है इंसुलिन की, जो मैंने कहा कि खाना खाएं ना खाएं उसने हर वक्त रिलीज़ होते रहना है, और वो 0.5 जो है वो टू 1 यूनिट जो है वो पर आवर रिलीज़ होती रहती है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करवाती है, ये जो आपका हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट है, यानी जो आपका ग्लाइकोजन आपके लीवर में पड़ा हुआ है उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देगी। ठीक है, वो इनहिबिट करती है उसकी ब्रेक डाउन को। और ड्यूरिंग पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, अगर आपने खाना खाया है वो अभी एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हुआ, तो उस दौरान जो है वो उसको इनहिबिट करके रखती है, और ये रिलीज़ होती रहती है। इंसुलिन इज़ अ स्टोरेज हार्मोन। स्टोरेज हार्मोन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज को
ग्लाइकोजन की फार्मेशन को बढ़ाता है। बेसिकली वो आपके लीवर को कहता है कि ग्लाइकोजन बनाओ, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज आ गया है। साथ में ये क्या करवाता है, आपके एक तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा, उसके अलावा वो क्या करवाएगा, एडिपोज सेल्स के अंदर ट्राई हमारे पास ग्लिसराइड बनवाएगा, यानी फैट्स बनवाएगा, यानी ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करवाएगा, या जो है वो ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करवाएगा। यानी ये आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, इसलिए हम इसको स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा एक और काम ये करता है कि ये उन एंजाइम्स को बेसिकली इनहैबिट करता है जो ग्लाइकोजन को तोड़वाते हैं। यानी आपका जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, या जो आपके लीवर में ग्लाइकोजन पड़ी हुई है उसके ब्रेक डाउन को करवाने वाले जो एंजाइम है उनको रोकेगा, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को रोकेगा। वो असाइलग्लिसराइड की ब्रेक डाउन को रोकेगा, यानी फैट की ब्रेक डाउन को रोकेगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन को रोकेगा। चूँकि ये तभी रिलीज़ होता है जब आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर। यानी ग्लूकोज ज़्यादा है तो आपको क्या ज़रूरत है, प्रोटीन को तोड़ने की, ग्लाइकोजन को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, फैट को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो वो उसको स्टोर करवाएगा। ठीक है जनाब, तो ये इसलिए इसको हम स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा इंसुलिन क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है, ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करवाता है। क्योंकि आपके स्केलेटल मसल के सेल या एडिपोस जो सेल्स हैं, जो आपके एडिपोसाइट्स हैं, वो बेसिकली ग्लूकोज को अपने अंदर ले नहीं पाते हैं। ग्लूकोज तो आ जाता है लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो बगैर इंसुलिन के वो प्रॉपर्ली ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब इंसुलिन आती है, इंसुलिन क्या करवाती है, GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर है जो इन सेल की सेल मेम्ब्रेन में वो लगवाती है या कहती है बॉडी को, भाई GLUT4 जो है वो आप लगाएं स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर या एडिपोसाइट्स के अंदर लगाएं, ताकि ग्लूकोज जो है वो एंटर हो पाए। यानी ग्लूकोज की एंट्री इनटू द सेल जो है वो GLUT4 के थ्रू होती है और वो इंसुलिन बनवाता है। ठीक है जनाब, इसलिए हम कहते हैं ये प्रमोट करता है द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इनटू द स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज़। ठीक है जनाब, एक तो ये बात होगी, इसलिए हम कहते हैं स्केलेटल मसल और एडिपोज जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं ग्लूकोज के लिए, उसके लिए। और ब्रेन के जो आपके टिश्यूज़ हैं वो ग्लूकोज को बगैर इंसुलिन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर एक और तरह का ग्लूट होता है। तो एक तो ये बात होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन किस तरह जो है वो काम करेगी, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। आई विश कि मैं प्रॉपर दिखा पाऊँ आपको। अब बेसिकली इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे जाके लगेगी। वो कहाँ पर होंगे, स्केलेटल मसल्स के ऊपर, एडिपोज के ऊपर, लीवर के सेल्स के ऊपर, और वो टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगी। टायरोसिन काइनेज क्या करवाएगा, फास्फोराइलेशन करवाएगा सेरीन रेजिड्यूज़ की, और इसके नतीजे में क्या होगा, इंसर्शन बढ़ जाएगी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की। यानी जो मैंने आपको बताया था ना, GLUT4, ये जो है वो मेम्ब्रेन्स पे लगना शुरू हो जाएंगे और सेल लगाना शुरू कर देंगे। और इस तरह क्या होगा, आपके जो मसल्स के सेल्स हैं या जो आपके स्केलेटल मसल्स के सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं या जो लीवर के सेल्स हैं, वो जो है वो ग्लूकोज को अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे। तो ये दैट्स इज़ द वर्क ऑफ इंसुलिन, इस तरह काम करती है। अब इसके अलावा एक और हार्मोन हमने बात की ग्लूकागॉन की। अब व्हाट इज़ द ग्लूकागॉन। पहली बात इस लेवल तक तो पता होगा आपको कि ग्लूकागॉन जो है वो आपके पैंक्रियाज के अल्फ़ा सेल रिलीज़ करते हैं। अब ग्लूकागॉन बेसिकली क्या करवाता है, आपका जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, आपके ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी ग्लूकागॉन को रिलीज़ करेगी। ग्लूकागॉन क्या करवाएगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब ग्लूकोज नहीं है, किस तरह बढ़ाएगा, वो इस तरह बढ़ाएगा कि वो एक्टिवेट करवाएगा दो पाथवेज़। एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस का पाथवे, पहले तो वो करवाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो आपके लीवर में या आपके स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर हुई पड़ी है। बेसिकली मसल्स में ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज होती है वो पर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, वो यूजेज के लिए नहीं होती, मतलब वो बाद में आपको एनर्जी नहीं दे सकती, वो मसल्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो लीवर के अंदर होती है ना ग्लाइकोजन, उसको वो ब्रेक डाउन करवाएगा, लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर और वो आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी। या अगर वो ख़त्म हो गया स्टोर तो फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नतीजे में क्या होगा कि आपके अमीनो एसिड्स, आपके फैट्स, उनको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये काम होता है ग्लूकागॉन का। इससे क्या होगा, आपकी हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है आपके लीवर के अंदर, तो वो ब्रेक डाउन होगा तो आपकी लीवर में से ग्लूकोज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और अब डायबिटीज़ वाले बंदे में क्या होता है बेसिकली, वैसे नॉर्मल बंदे में तो क्या होता है
आपका ग्लाइकोजन और इंसुलिन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब वो बैलेंस के अंदर होती हैं। अब डायबिटिक बंदा है, उसमें जो है वो इंसुलिन तो है नहीं, इंसुलिन उसके पास नहीं है, तो उसके स्केलेटल मसल के सेल जो हैं वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे ब्लड वाले ग्लूकोज को, लीवर के सेल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, एडिपोज सेल भी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो सेल्स को लगता है कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, अब बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, उनको अगर लगेगा कि ग्लूकोज नहीं है तो वो क्या करवाएंगे, वो ग्लूकोगॉन को रिलीज़ करवाएंगे। इसका मतलब है ग्लूकोगॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोगॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि आपके प्रोटीन की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज फैट की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जनाब। जिसकी वजह से क्या होगी, आपके पास मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब इसका इस्तेमाल भी है मेडिकली, हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। ग्लूकागॉन की इंजेक्शंस आती हैं, चूँकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अगर उन्होंने ज़्यादा इंसुलिन लगा ली तो उनके ज़्यादा सेल्स ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे और उनको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकागॉन देते हैं। अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में चले गए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देते हैं इमरजेंसी में। तो ये बात यहाँ हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं टाइप्स की। आपको मैंने बताया था ना, 2 तरह के डिसऑर्डर डायबिटीज़ में हो सकते हैं। एक तो वो वाली डायबिटीज़ जिनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। दूसरा वो जिसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, या वो रिसेप्टर्स पे ऐसा इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक्ट नहीं कर पा रही होती। तो ये दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। अब एक को हम कहते हैं टाइप 1। टाइप 1 बेसिकली जो है वो दुनिया के 15% लोगों को होती है, यानी कम लोगों को होती है, बट ये है ख़तरनाक। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपकी बॉडी के अपने सेल्स ही आपके सेल्स को मारेंगे। किन सेल्स को? उन सेल्स को जो इंसुलिन बनाते हैं, और वो सेल्स कौन से हैं? वो आपके बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, तो वो उनको ख़त्म करना शुरू कर देगी बॉडी। अब इसमें क्या होगा, बीटा सेल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगी। अब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा। ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? प्रोटीन्स को तोड़ेगी, यानी अमीनो एसिड्स को तोड़ेगी, साथ में लिपिड्स और फैट्स को तोड़ेगी। उसके नतीजे में क्या होगा, आपको कीटोनीमिया होगा। कीटोन बॉडीज़ बनेंगी, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, वो इतनी बढ़ जाएंगी कि आपकी बॉडी उनको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं कर पाएगी, मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाएगी, तो वो यूरिन में निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो वो आपकी बॉडी जो है वो कीटोएसिडोसिस में चली जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कीटोएसिडोसिस का होना, ये बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। टाइप 1 के अंदर ये होंगी। अब टाइप 2 वाला अगर बंदा है, टाइप 2 में हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन तो बनेगी। टाइप 2 में इंसुलिन ने बनना है, इंसुलिन बनेगी, बट इंसुलिन क्या होगी, वो रिसेप्टर्स पे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी। यानी टाइप 2 में बेसिकली इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। ये ओबेस बंदों में ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह से 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 चीज़ें बेसिकली। एक तो ये है कि आपकी इंसुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई आपकी बॉडी में, तो इंसुलिन को वो किल कर रही हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपके जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर प्रॉपर्ली जो है वो इंसुलिन नहीं लग पा रही और वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो रिसेप्टर्स में भी डिफेक्ट आ सकता है। या जो है वो ट्रांसडिक्शन पाथवे जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो टाइप 2 में ये चीज़ें आती हैं बेसिकली। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको कीटोनीमिया, कीटोएसिडोसिस बहुत कम मिलता है। अब आप मुझसे पूछेंगे यार कीटोएसिडोसिस उसमें मिल रहा है, उसमें भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो सेल्स के अंदर कम है, ब्लड में ज़्यादा है, इसमें भी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल में वैसे भी कम है क्योंकि वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारे पास कीटोएसिडोसिस और कीटोनीमिया क्यों नहीं हो रहा। अब आपको मैंने एक बात अगर आपको पता हो इस लेवल तक, तो इसमें इंसुलिन बन रही है, इंसुलिन आपकी बॉडी में है, आल्दो वो जो है वो सेल्स अपटेक नहीं कर रहे हैं ग्लूकोज को क्योंकि वो इंसुलिन के रिसेप्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। बट आपको एक बात पता होगी कि लाइपोलाइसिस हो या ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो या जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो, बेसिकली ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इंसुलिन जो है वो स्टॉप करती है। When there is ample production of insulin in your body, तो इंसुलिन क्या कहती है आपकी बॉडी को, ये कहती है कि आप जो है वो फैटी एसिड्स को, आप प्रोटीन्स को नहीं तोड़ना शुरू कर दें फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है ना, क्योंकि इसमें इंसुलिन मौजूद है, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, इंसुलिन तो मौजूद है ना, इंसुलिन जो है वो आपके एडिपोज सेल्स में जाके लाइपोलाइसिस को नहीं होने देगी, आपके लीवर में जाके जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को रोक देगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए जो है वो कीटोन बॉडीज इसमें नहीं बनती हैं, तो इसमें कीटोनीमिया, कीटोएसिडोसिस वगैरह इतना हमें ज़्यादा नहीं मिलता, तो ये थोड़ी कम खतरनाक है, ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें इंसुलिन किस किस
तरह की इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल है। आल्दो हम विल टॉक इट अबाउट जब हम मतलब प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, ड्रग्स को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे, बट मैंने ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है। बेसिकली 2 तरह की आपके पास इंसुलिन की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, फार्मुलेशंस अवेलेबल हैं। एक होती है रैपिडली एक्टिंग, 3 तरह की होती है लेकिन मैंने यहाँ 2 तरह की बताई हुई है। एक होती है रैपिडली एक्टिंग। रैपिडली एक्टिंग में ये 2 इंसुलिन के नाम बताए हुए हैं, इंसुलिन अस्पार्टेट, इंसुलिन लिप्रो। ये क्या करती हैं, ये करती हैं ये कि पेशेंट के पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करवाती है। यानी आपने खाना खाया, खाने के बाद जो है वो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल अब बढ़ गया तो जो है वो आप यू नीड इंसुलिन, तो उसको कंट्रोल करवाने, खाना खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करवाने के लिए, रैपिडली कंट्रोल करने के लिए, यानी खाने से 20 मिनट पहले आप ये लेंगे और फिर आपका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को ले लेंगे, तो ये हमारे पास रैपिडली एक्टिंग होती है। दूसरी होती है लॉन्ग एक्टिंग। इसमें इंसुलिन गार्गिन है या इंसुलिन डिटरमिर है, तो ये बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग है। ये क्या करती हैं, ये आपके बेजल जो हमारे पास इंसुलिन का लेवल है उसको मेंटेन रखती हैं, ओवरऑल ग्लाइसेमिक कंट्रोल को प्रॉपर करती हैं। तो इसकी बात हम डिटेल में करेंगे आगे जब प्रॉपर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। आपको थोड़ी बहुत पैथोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू फार्माकोलॉजी, क्योंकि आपको फार्माकोलॉजी तभी समझ आएगी जब आपको पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी अच्छी आएगी। अब एक बंदा है, उसको अगर हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इफ़ ही इज़ हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो उसमें क्या अर्ली मैनिफेस्टेशन आएंगी, स्टार्टिंग में क्या मैनिफेस्टेशन पहले आएंगी। पहले तो उसको जो है वो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ क्यों होंगी? इंसुलिन के ना होने की वजह से होंगी, ठीक है जनाब। और लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उस बंदे को? लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस उस बंदे को ये हो सकती हैं जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो बेसिकली हमारे पास एक होती है ग्लाइकोसाइलेशन, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। एंजाइम्स के बगैर जो है वो ग्लूकोज प्रोटीन के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्राइमरली क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको एंडोथेलियल डिजीज़, कार्डिक डिस्फंक्शन हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आई टेल यू ये आगे जाके क्यों होते हैं, बट ये ड्यू टू दी नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं ऑफ द प्रोटीन्स। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है विदाउट एंजाइम, जिसको HbA1c कहते हैं, जिसको HbA1c कहते हैं। तो यार ये मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा, तो ये इसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। बेसिकली इसकी हम बात आगे जाके करेंगे। अगर आपको मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँ व्हाट इज़ नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन की ये होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर के मालिक्यूल जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब अगर एंजाइम की बगैर अगर ग्लाइकोसाइलेशन होगी ना, तो उसमें ये जो प्रोटीन बनते हैं वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करते, उनकी शेप प्रॉपर नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम हीमोग्लोबिन की नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हुई है, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो प्रॉपर्ली जो है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी। ये अब ये बताया गया यहाँ पे, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम कहते हैं HbA1c इसको कहते हैं। बेसिकली इसको हम मेजर कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल के अंदर, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका हम इसका लेवल देख रहे होते हैं, उनके जो है वो ग्लाइसेमिक प्रोफाइल को मेजर करने के लिए। तो ये इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ इन दी एंड आगे जाके हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स को होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जनाब। एक तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी और आपको मैं बात बताता हूँ यहाँ पर ना। अब डायबिटीज़ के बारे में ये मशहूर है, अगर हम एक्यूट डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, उसके बारे में ये मशहूर है कि स्टारवेशन इन द मिडस ऑफ प्लेंटी, यानी प्लेंटी सा ग्लूकोज, आपका बहुत सारा ग्लूकोज मौजूद है, फिर भी आपके सेल स्टारवेशन में चले गए और वो मर रहे हैं भूख से, ठीक है। तो इसके बारे में ये कोट मशहूर है। अब एक्यूट मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं ड्यू टू डायबिटीज़, ग्लाइकोसूरिया आएगा, यानी यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया है और सेल्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, यूरिन में निकलेगा, ज़ाहिर सी बात है किडनीज़ के थ्रू एलिमिनेट होगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा, ग्लूकोज अपने साथ पानी को भी लेकर आएगा, तो बहुत पेशाब आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, और साथ में पानी बहुत निकल जाएगा तो प्यास बहुत लगेगी, जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं।
ठीक है। अब ग्लूकोज तो निकल रहा है, ग्लूकोज आपके सेल्स इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, आपके सेल्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकागॉन को बढ़ा देगी। ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपकी बॉडी के प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देगा, फैट को तोड़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज़ कम होना शुरू हो जाएगी। कैलोरीज़ कम होंगी, प्रोटीन कम हुआ, फैट कम हुआ, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये बेसिकली होगा, आपका ग्लूकोज का यूज़ कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि आपके सेल्स ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन तो आपके पास है नहीं, तो ग्लूकोज का यूज़ कम हुआ। जो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बढ़ गया, ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर दिया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो गया, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, लाइपोलाइसिस बढ़ गया, आपकी बॉडी ने जो है वो लिपिड तोड़ना शुरू कर दिया, प्रोटीन तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसकी वजह से वेट कम हो गया। अब अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होती है? बताया था आपको मैंने, इंसुलिन मौजूद के ना होने की वजह से, इंसुलिन की एब्सेंस होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपके बीटा सेल्स को मार दिया गया है, तो इंसुलिन ही नहीं है आपकी बॉडी में। इसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन आपको मैंने बताया था लाइपोलाइसिस को रोकती है। अब इंसुलिन नहीं है तो लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है कोशिश करेगी कि लिपिड्स को तोड़े, फैट्स को तोड़े और ग्लूकोज बनाए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करे। ठीक है। अब और प्रोटीन को तोड़ेगी। अब प्रोटीन लिपिड टूटेंगे तो क्या होगा? कीटोन बॉडीज़ आपकी बॉडी में बनेगी, आपके लीवर में कीटोन बॉडीज़ बनेगी, उनके मेटाबॉलिज्म में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। एसिटोएसिटिक एसिड है, एसिटोएसिटिक एसिड है, एसीटोन है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, तो ये कीटोन बॉडीज़ ये बनेंगी। अब आपकी बॉडी जो है वो कब तक मेटाबोलाइज़ करेगी इनको? सारी उम्र तो मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकती, इतनी सारी कीटोन बॉडीज़ किस तरह मेटाबोलाइज़ करेगी? तो कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी। इसकी वजह से कीटोएसिडोसिस होगा। कीटोएसिडोसिस होगा, इसको हम कहते हैं एसीटोन ब्रेथ, आपके मुंह से बदबू आएगी कीटोन बॉडीज़ की। और साथ में ही हमारे पास इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल जो है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपकी बॉडी चली जाएगी, तो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा बंदे का। साथ में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन हो जाएगी, क्योंकि पेशाब बहुत आएगा, पेशाब में बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट भी लूज़ होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वोमिटिंग होगी, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो कोमा में और बंदा डेथ पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर क्रॉनिक की बात करें, बहुत टाइम अगर ये चलती रहती है डायबिटीज़, तो उसकी वजह से जो है वो आपको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपको नेफ्रोपैथी हो जाती है, आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं, रेटिनोपैथी हो जाती है, आपके रेटिनाज में जो है वो ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाता है, और आपको कैटरैक्ट हो जाता है। एक बीमारी आपने पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में, कैटरैक्ट हो जाता है। और न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको उनकी सेंसेशंस ख़राब हो जाती हैं, वो पेन को फील नहीं कर पाते, पेन का थ्रेशोल्ड उनका जो है बहुत हाई हो जाता है, सो उनको न्यूरोपैथिक पेन होता है बेसिकली। तो ये, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ उनको हो जाते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ उनको हो जाते हैं ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। मेजर जो प्रिवेलेंट फैक्टर या कॉज डेथ का इन द डायबिटीज़ है वो CAD आपके पास है, या उनको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग रन के अंदर डायबिटिक पेशेंट को हो जाती हैं, और ये क्यों होती है ये आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है जनाब। अब आगे हम चलते हैं। अब इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, देनी किस तरह है, 2 तरह की फार्मूलेशंस मैं यहाँ लिख के आया हूँ, बेसिकली आगे भी हैं, वो मैं आपको बहुत सारे नोट्स बना के प्रॉपर समझाऊँगा। एक हमारे पास होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का मतलब ये है कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज आपका बढ़ गया, ग्लूकोज आपका बढ़ा तो आपकी इंसुलिन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन आपके पास इंसुलिन तो है ही नहीं, तो कहाँ से बढ़ाओगे आप? तो यू नीड इंसुलिन। ऐसी इंसुलिन आपको चाहिए खाना खाने के बाद। इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ग्लाइसीमिया, यानी खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाया उसको मेंटेन करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है। और एक पैरामीटर है प्री मील इंसुलिन के लिए, यानी कौन सी इंसुलिन जो है प्री मील के लिए बेस्ट हो सकती है, उसका ये पैरामीटर है। अगर ये पैरामीटर्स हैं तो फिर वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ऐसी हमें इंसुलिन देनी है जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 10 to 20 मिनट हो, यानी खाना खाने से 10-20 मिनट पहले आप लगाओ, उसके बाद एक्शन शुरू हो जाए, और पीक जो है वो 1 आवर तक हो। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका 3 आवर से कम होना चाहिए। अब इन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास इंसुलिन किट आती है ना, कैटेगरीज़, मतलब जो इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल है, एक इंसुलिन एस्पार्ट है, इंसुलिन लिप्रो है, इंसुलिन ग्लाइसिन है। ठीक है जनाब, मैं प्रॉपर नाउन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये है, आप दे सकते हो। ये आप क्यों दोगे? ये आप पोस्ट प्रांडल ग्लाइसीमिया के लिए दोगे, यानी प्री मील इंसुलिन है, इसको हम कह सकते हैं, यानी खाना खाने के बाद, ताकि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ ना जाए, खाना खाने से 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले आपने ये लेनी है। ठीक है जनाब। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब ये इतनी खैर काम की नहीं है, इतनी यूज़फुल नहीं है प्री मील के लिए। क्यों यूज़फुल नहीं है? एक तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो है, बहुत देर बाद जाके ये एक्शन दिखाना शुरू करती है। तो खाना खाने के बाद अब उसको अगर खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक्शन किसी काम का नहीं है, क्योंकि 30-40 मिनट बाद इसका एक्शन शुरू होता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी लार्ज है, बहुत देर तक इसका एक्शन रहता है,
यानी बेसल लेवल को बढ़ा देगी आपके इंसुलिन को। यानी खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपने बॉडी ने 1-2 घंटे में ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कर लिया, उसके बाद तो ग्लूकोज आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो फिर भी आपका लेवल बढ़ा रहेगा क्योंकि ड्यूरेशन वैक्सीन ज़्यादा है इसकी, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए ये इतनी इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप्स हैं, उनकी हम प्रॉपरली बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम करेंगे, और प्रॉपर चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।